नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज़ थी उसे हम डिस्कस कर रहे थे। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने क्या किया है, इस सीरीज़ में अभी तक हम 4 जो लेक्चर है वो डिस्कस कर चुके हैं और उनमें हमने कुछ बेसिक टर्म डिस्कस की थी। देखो, जिसका 2025 में एग्ज़ाम है ना, तो उनके लिए प्रीलिम में बहुत कम टाइम बचा है, तो उनका फोकस होना चाहिए जल्दी से जल्दी जो सिलेबस बचा हुआ उसे ख़त्म करें। कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है नहीं, आपका एक ही फोकस होना चाहिए, रिवाइज किया जाए और कुछ सिलेबस बचा है उसे जल्दी से जल्द ख़त्म किया जाए। करंट अफेयर पे फोकस करो, करंट अफेयर लास्ट 1.5 साल का है वो बेस से लेके ख़त्म कर दो। ठीक है, यही आपका फोकस होना चाहिए। कुछ नई चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द जो चीज़ बची है उसे पूरा करो। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था को, भारतीय राज व्यवस्था को हम डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज में हमने अभी तक 4 लेक्चर है वो ख़त्म कर दिए, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स थे वो देखे हैं। जैसे कि हमने स्टेट के बारे में बात करे हैं कि राज्य क्या होता है, हमने पॉलिटी के बारे में बात करी, हमने नेशन स्टेट के बारे में बात करी, हमने स्टेट नेशन के बारे में बात करी, हमने संविधान के बारे में बात करी कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करी, फिर हमने जो गवर्नमेंट के टाइप होता है ना उसके बारे में बात करी, लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, इन सब के बारे में बात की। तो ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज जो डिस्कस करने वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का विभाजन कहो या शक्तियों का पृथक्करण कहो, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इंग्लिश में सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और किस प्रकार से इसे हम डिस्कस करेंगे। बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की या शक्तियों के विभाजन की, तो सबसे पहले ये समझो कि ये होता क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है और क्यों इतना ये चीज़ें न्यूज़ में रहती है। देखो, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये कॉन्सेप्ट आपकी हर जगह हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा आपकी हर जगह? तो देखो, ये न्यूज़ का भी हिस्सा बना रहता है। कई बार करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा कि जो जुडिशरी है वो अपनी पावर का ओवर रीच कर रही है, जुडिशरी है वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रही है। कभी बोला आपने सुना होगा कि एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, वो जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये न्यूज़ का भी हिस्सा बना रहता है। तो जब हम है ना इस टॉपिक को समझ लेंगे तो हमारा करंट अफेयर भी आसानी से हमें समझ में आने लग जाएगा। इसीलिए ये टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब देखो, आपको पता तो होगा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। तो इस शब्द को तोड़ो, मैं बार बार कहता हूँ, अगर किसी भी शब्द को समझना है या किसी भी टॉपिक को समझना है तो सबसे पहले उस शब्द को तोड़ो। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, यही टॉपिक है ना। अब शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या होता है? शक्तियाँ मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ, जो भी पावर कहो, जो भी कहो चीज़ वो होता है पावर। फिजिकल कैसी भी स्ट्रेंथ होती चाहिए, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो, कुछ भी हो। शक्ति का मतलब पावर। और पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन या विभाजन। आप किसी चीज़ को अलग अलग करते हो ना, उसे कहा जाता है विभाजन। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियों को अलग अलग करना, शक्तियों को विभाजित करना, यानी कि शक्तियाँ सबको अलग अलग डिवाइड कर देना। चीज़ समझ में आई? नहीं आई? फिर से बताता हूँ। जैसे कि ये आपका शरीर है, ये आपका शरीर है, ठीक है, ये आपके हाथ है, ये आपके पैर है। अब जो हाथों का काम क्या है? खाना खाना है, लिखना है, ये सारे हाथों का काम है। पैरों के काम क्या है? चलना है, ये पैरों का काम है। तो हमने ये क्या किया, शक्तियों को डिवाइड कर दिया। भाई पैरों को बता दिया आप क्या करोगे, चलोगे। हाथों को बता दिया आप क्या करोगे, लिखोगे, खाना खाओगे। तो ये अलग अलग से हमारी जो ताकत थी, हमारी जो पावर थी, हमारी शक्तियाँ थी, उनको अलग अलग से हमने बांट दिया है। अब अगर हाथ है वो पैरों का काम करेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, दिक्कत हो जाएगी। और पैर अगर हाथों का काम करेगा तो कैसे लगेगा? तो ये भी दिक्कत क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये है
कि जो शक्तियाँ होती है ना, जो जिसकी होती है उसको दे दी जाती है। अब उसको देने का फ़ायदा क्या है? अगर सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास होगी तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो तानाशाह बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा। और सारी शक्तियाँ अलग अलग डिवाइड होगी और एक दूसरे में हस्तक्षेप करेगा तो भी दिक्कत करेगा। जैसे कि हाथों से हम खाना चलने लग जाए और पैरों से खाना खाने लग जाए तो ये दिक्कत करेगा, पूरा सही से नहीं होगा ना। तो वैसे ही है, शक्तियों को जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको अलग से दे देना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ शक्तियाँ होती है, पावर होती है। अब वो क्या किस प्रकार की शक्तियाँ होती है? जैसे कि मान लो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में बहुत सारी पावर है, पूरे देश उनके नाम से चलता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारी पावर है। अब इनके पास में जो पावर है वो अगर सारी देश की जुडिशरी की पावर भी इनके पास में होती है, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी मतलब न्यायालय की पावर भी इनके पास में होती, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका की पावर भी इनके पास होती, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव की भी पावर है वो इनके पास होती, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते और ये अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकते थे। तो इसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग पावर को बांट दिए। क्या किया हमने, जुडिशरी की पावर है यानी कि न्यायालय की पावर है वो हमने न्यायालय को दे दी है कि न्यायालय अपना काम करेगा। फिर विधायिका जैसे कि संसद होती है ना, उसे विधायिका कहा जाता है, लेजिस्लेटिव कहा जाता है, तो इसका काम हमें इन्हें को सौंप दिया है। फिर होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, मंत्री वगैरह आ जाते हैं, मोदी जी वगैरह ये कार्यपालिका में आते हैं। और विधायिका में कौन आते हैं, विपक्ष भी आ जाता है और पक्ष भी आ जाता है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सारे मिलकर विधायिका बनाते हैं। और कार्यपालिका में ओनली बीजेपी आएगी और चुने हुए लीडर है जो कि एमपी वगैरह है वो कार्यपालिका में आ जाएंगे। न्यायपालिका में कौन आएगी, जज वगैरह आ जाएंगे। तो ये तीन तरीके से हमने पावर को बांट दी है, ये अपना काम करेगी, ये अपना काम करेगी, ये अपना काम करेगी। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को जो हमारी ताकत थी, जो हमारी शक्तियाँ थी, उनको हमने बांट दिया है। अब ऐसा क्यों बांटा है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास सारी पावर होती तो ये दिक्कत कर जाता, आसानी से सारी चीज़ चलती नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इस वजह से हमने पावर को अलग अलग तरीके से बांट दिया है। अलग बांटने का फायदा यही होगा कि न्यायपालिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी और ये जो विधायिका अपना काम करेगी। साथ ही साथ में अगर कार्यपालिका गलत काम करेगी तो न्यायपालिका आके उसको बोलेगी नहीं सर आप गलत काम मत करो, आपकी पावर पर कंट्रोल रखेंगे हम। ये काम गलत करेगी तो ये इस पे कंट्रोल रखिए। तो तीनों एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं। इस प्रकार से ये चेक्स एंड बैलेंस का भी काम करते हैं। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पावर दी गई है, जैसे कि ये देखो, ये वो मानते तुल्ला जैसे नहीं होता है, अपन जाते हैं वो तुल्ला वगैरह होता है ना जिसमें वेट वगैरह रखते हैं, समझते हो तुल्ला मतलब। तो यहाँ पर 10 किलो रख दिए तो 10 किलो इधर रखने पर ये इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे बैलेंस बनाने का काम करता है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती है, बैलेंस भी रखती है और तीनों एक दूसरे से अलग रह के अपना काम भी करती है, जिससे ना तो पूरी तरह से पावर है वो एक व्यक्ति के पास जाती है और इसके कारण से कोई तानाशाह भी नहीं बनता है और ये अपना काम भी चलता रहता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है शक्तियों का पृथक्करण का। तो सिंपल भाषा में समझो शक्तियों के पृथक्करण का मतलब क्या होता है। ये है हेडिंग हमारी, शक्तियों का पृथक्करण, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है, लिखो इसका। शक्तियों के पृथक्करण का मतलब होता है शक्तियों को अलग से बांटना, यानी कि एक व्यक्ति के पास में सारी पावर नहीं होगी। पावर जो होती है, शक्तियाँ होती हैं, उसे अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग अंगों को दे दिया जाता है। हमारे जो सरकार है उसके कितने अंग हैं, हमारी सरकार की 3 अंग है। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है विधायिका। विधायिका मतलब होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, विधायिका मतलब होता है लेजिस्लेटिव। दूसरा है कार्यपालिका, दूसरा कौन सा है, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा कौन सा है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तीसरा कौन सा है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ये हमारे 3 है अंग। हमारी सरकार के कितने अंग हैं, 3 है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों में हमने शक्तियों को अलग से बांटा है। हमारी जो शक्तियाँ वो देती है देश की, उसको हमने 3 अंगों के बीच में बांटा है। इसका मतलब जो विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी और जो लेजिस्लेटिव न्यायपालिका वो अपना काम करेगी। और तीनों एक दूसरे पे मिलके चेक्स एंड बैलेंस भी बनाएगी। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर जांच भी करेगी और संतुलन भी बनाएगी। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब होता है जांच और संतुलन। तो तीनों एक दूसरे पे जांच भी रखेगी, निगरानी भी रखेगी कि भाई कोई गलत न करे और उसे संतुलन भी बना रहेगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, होता है शक्तियों का पृथक्करण। सिंपल भाषा में समझो
जो पावर होती है, शक्तियाँ होती, मैंने वहाँ पे समझाया था कि हमारा हाथ का काम हमने हाथ को दे दिया है, पैरों का काम पैरों को दे दिया है, उसे कहा जाता है शक्तियाँ जो थी उसे पृथक कर दिया, विभाजित कर दिया, अलग अलग कर दिया। और शक्तियों का पृथककरण किन किन के बीच में किया गया है? 3 अंग होते हैं। जैसे भारत में बात करें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में हमने शक्तियों को पृथक कर दिया है, विभाजित कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके इतिहास के बारे में, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका ओरिजिन है। तो इसके उदय के बारे में बात कर लेते हैं, ये उदय कैसे हुआ, इसका उद्गम कैसे हुआ, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले क्या हुआ, रोम गणराज्य, यूनान, रोम वगैरह था ना, ठीक है, प्राचीन समय में यूनान है, रोम है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत काफ़ी प्राचीन समय से हो गई थी। वहाँ पर एक विचारक थे, थिंकर्स थे। नाम लिखो इसका, थिंकर्स का नाम याद रखना, थिंकर्स कहो, विचारक करो, इनका नाम याद रखना कि शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो किसने दिया था। नाम याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, इनका नाम है मोंटेस्क्यू। क्या नाम है इनका? मोंटेस्क्यू। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। मोंटेस्क्यू की एक बुक है, बुक का नाम क्या है? द स्पिरिट। मोंटेस्क्यू की बुक का नाम क्या है? द स्पिरिट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो, शक्तियों के सिद्ध जो ओरिजिन है, ओरिजिन सेपरेशन ऑफ पावर है, उसके उद्गम या ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम शक्तियों के जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जो शक्तियों का विभाजन होता है, पृथक्करण होता है, उसका उदय कैसे हुआ, उसका उद्गम कैसे हुआ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उद्गम के बारे में बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? यूनान और रोम गणराज्य से हुआ है। यूनान और रोम गणराज्य से हुआ है, ठीक है, प्राचीन काल के 2 गणराज्य थे, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इसके बारे में जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि सिद्धांत जो था शक्तियों के पृथक्करण का, ये सिद्धांत किसने दिया था, कौन व्यक्ति था जिसने इसके बारे में बताया था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस थिंकर का नाम क्या था, उस थिंकर यानी विचारक का नाम क्या था? तो था वो मोंटेस्क्यू। क्या नाम था? मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू। फिर से लिखो, नाम क्या था? मोंटेस्क्यू। नाम याद रखना कि शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। इनकी बुक का नाम भी याद रखना, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज, बुक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ हुआ था? रोम और यूनान में हुआ था। किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। मोंटेस्क्यू की बुक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की एक बुक थी। अब कोई ये बोलेगा इसका हिंदी में नाम क्या होता है? इसका हिंदी में नाम भी द स्पिरिट ऑफ लॉज होगा। मोंटेस्क्यू का जैसे कोई हिंदी में नाम नहीं होगा, तो वैसे द स्पिरिट ऑफ लॉज का भी कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। वैसे करने को तो आप कर सकते हो ट्रांसलेशन, बट आपको एग्जाम में अगर मिलेगा तो वो यही मिलेगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम में पूछ ले या किसी और स्टेट बीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो मोंटेस्क्यू ने दिया था। और कौन सी बुक में लिखा था? ये लिखा गया था द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की बुक है, उसमें ये चीज़ें लिखी गई थी। तो इतनी चीज़ें तो अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं मोंटेस्क्यू है, इन्होंने कहा क्या था? मोंटेस्क्यू इन्होंने क्या कहा था? तो इनके कहने की बात करें, इनके तात्पर्य के बारे में बात करें, इन्होंने क्या चीज़ कही थी? तो इन्होंने सबसे पहले कहा था अगर जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के पास में चली गई, यानी कि जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो शक्तियाँ हैं अगर किसी सिंगल पर्सन के पास में, किसी एक व्यक्ति के पास में चलेगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो निरंकुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो निरंकुश, वो डिक्टेटर बन जाएगा। अब डिक्टेटर बनने से क्या होगा? हिटलर जैसे बना था डिक्टेटर, हिटलर का नाम आप सबने सुना होगा। उसके पास में सारी पावर आ गई थी, तो वो एक निरंकुश बन गया था, वो अपनी मनमर्जी करने लगा था, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पर जहाँ ये निरंकुशता आ जाती है, शक्तियों का पृथक्करण नहीं होगा तो निरंकुशता आएगी। जहाँ निरंकुशता आएगी वहाँ दिक्कतें क्रिएट हो जाएगी। क्या दिक्कतें हो सकती है? जनता के पास में कोई ह्यूमन राइट नहीं रहेगा, ठीक है, कोई राइट नहीं बचेगा, ना फंडामेंटल राइट है, ना ह्यूमन राइट है, ना जनता का कोई सुनेगा, ठीक है, ये मनमर्जी से करेगा, जब चाहे किसी को भी मार सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। तो ये कब आएगा? जब शक्तियों का पृथक्करण नहीं होगा, तो निरंकुशता आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी,
डिक्टेटरशिप आएगी तो ये सारी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। ये बातें किसने करी थी? ये मोंटेस्क्यू ने कही थी। तो अगर कोई पूछे कि मोंटेस्क्यू का शक्तियों के सिद्धांत से रिलेटेड या शक्तियों के जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसके बारे में मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था, यूपीएससी प्रीलिम में 4 स्टेटमेंट बना के पूछ ले कि शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित निम्नलिखित कथन है वो किसने कहे थे या किससे संबंधित है, तो उसमें मोंटेस्क्यू ने क्या कहा होगा, ये लिखा होगा मोंटेस्क्यू, ठीक है। इन्होंने शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित क्या वाक्य कहा था, तो इन्होंने कहा था कि अगर सभी शक्तियां हैं, सारे पावर है, सभी शक्तियां हैं, अगर एक व्यक्ति के पास में आ गई तो वो क्या बन जाएगा, निरंकुश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो निरंकुश बन जाएगा। इसलिए जो शक्तियां हैं उनको बांटना जरूरी है, शक्तियों का विभाजन करना जरूरी है, जिससे चेक्स एंड बैलेंस बना रहेगा। जिससे क्या बना रहेगा? चेक्स एंड बैलेंस बना रहेगा, जांच और संतुलन है उससे बना रहेगा। ठीक है, तो मोंटेस्क्यू के क्या विचार थे, इस विचारों को याद रखना। कहीं पे भी क्वेश्चन आए तो याद रखना कि मोंटेस्क्यू ने कहा था कि जो जितनी भी पावर होती है, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, अगर वो शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास में आ गई तो वो व्यक्ति निरंकुश बन जाएगा, और अगर व्यक्ति निरंकुश बन गया तो उसे ना तो कोई रोकने वाला होगा, ना कोई उसे टोकने वाला होगा, वो एक डिक्टेटर रहेगा, और डिक्टेटरशिप हमेशा दिक्कतें करती है। इसलिए सारी पावर है वो किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ में चेक्स एंड बैलेंस यानी कि जांच और संतुलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, इसमें समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात यही है कि मोंटेस्क्यू नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में ये बातें उन्होंने कही थी। बस इतनी सी बेसिक बात है, ये एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें रटने वाली, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, तो हमने मोंटेस्क्यू के विचारों को तो देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं एक और विचारक थे जिनका नाम है लॉर्ड ऑक्टन। क्या नाम है इनका? लॉर्ड एक्टन कहो, ऑक्टन कहो, कुछ भी कहो, ये एक्टन। ठीक है, अब लॉर्ड एक्टन ये कौन थे? ये भी एक विचारक थे, ये भी एक थिंकर्स थे। ठीक है, तो इन भाई साहब ने क्या कहा था? इन भाई साहब ने कहा कि शक्ति है ना वो इंसान को भ्रष्ट कर देती है। देखो, आपको है ना किसी व्यक्ति को देखना कि वो अच्छा है बुरा है, ये कैसे देखोगे? जब किसी व्यक्ति को पावर दे दोगे, आप है ना उसके व्यक्ति के सामने रहने लग जाओ और उस व्यक्ति को बोलो भाई तू है ना सबसे पावरफुल है, हम तेरे अंडर में काम करेंगे, तू जो बोलेगा वो हम काम करेंगे, तब आपको है ना उसके अच्छे जो असली लक्षण हैं, जो रियल कैरेक्टर है वो देखने को मिलेंगे। बिकॉज उसमें वो व्यक्ति है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसी हरकतें करने लग जाएगा जो आपको पता है कि वो नहीं कर सकता था जब तक उसके पास में पावर नहीं थी। तो शक्तियाँ हैं, जो पावर है वो इंसान को भ्रष्ट कर देती है। जो पावर है वो इंसान को क्या कर देती है? भ्रष्ट कर देती है, यानी कि ये इनको एकदम गुनहगार बना देती है, एकदम वो ऐसी हरकतें करने लग जाएगा जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो वो एकदम भ्रष्ट हो जाता है। तो इन्होंने लॉर्ड ऑक्टन था। अब देखो ये भी वर्ड याद रखना, देखो जैसे हमने याद रखा था कि शक्तियों के सिद्धांत जो था उसमें मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था, हमने वो भी याद रखा था कि मोंटेस्क्यू की क्या वाक्य था वो हमने याद रखा था कि मोंटेस्क्यू ने कहा था सारी शक्तियाँ है वो एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। जब पूछा जाए सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के विभाजन से संबंधित मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था, तो मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था? सिंपल एक ही पॉइंट याद रखना कि सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास में नहीं होनी चाहिए, सभी शक्तियाँ है वो एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू ने इतनी बात लाइन बोली थी, बस इतना वर्ड याद रखना तो आपको सारी चीज़ याद आ जाएगी। फिर एक्टन ने क्या कहा था? एक्टन ने कहा था कि सारी शक्तियाँ है वो व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है, शक्तियाँ है वो व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है, और अगर शक्तियाँ ज़्यादा होगी तो वो और ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो लाइनें हैं, ये जो बोल रहा हूँ मैं, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज कि ये एक कोड के रूप में काम कर सकता है। जब यूपीएससी मेंस में आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो, कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, वो गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, या पावर राष्ट्रपति के पास में पावर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पास में पावर होनी चाहिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे, तब आपको क्या करना है? इस प्रकार के कोट को उसमें करना है। ठीक है, ऐड करना है उसमें। कोट में ऐड करने से क्या होगा? जैसे कि आप लिख रहे हो कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है वो जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? तब आप लिख सकते हो कि एक विचारक थे, विचारक का नाम लिख दो कि एक्टन। इन्होंने कहा था कि शक्तियाँ है वो व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है, शक्तियाँ है वो व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है, इसलिए
सारी शक्तियां है वो एक व्यक्ति के पास में नहीं होनी चाहिए। तो इनको आपने कोट कर लिया कि शक्ति व्यक्ति, एक्टर ने कहा था कि शक्तियां व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है और सारी शक्तियां है वो व्यक्ति को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। इसलिए है किसी भी व्यक्ति के पास में संपूर्ण पावर नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है वो संपूर्ण पावरफुल नहीं होना चाहिए। शक्तियों का हमेशा पृथक्करण जरूरी है। इस प्रकार के एग्जाम्पल और कोट ऐड करके आप अपने मेंस के आंसर को और अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो इस प्रकार की जो लाइन होती है उनको जरूर याद रखा करो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो इसे कोट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। किस किस को करोगे? मोंटेस्क्यू के जो वर्ड थे उन्होंने कहा था कि अगर एक व्यक्ति के पास में पावर हो जाएगी तो वो तानाशाह बन जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हो, कहीं भी लिखना हो आपको मेंस में, जीएस के पेपर में, जहाँ पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और हिस्ट्री का भी हो, वहाँ पे यही इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो। एथिक्स में भी हो, जैसे एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इतना पावरफुल बना दिया जाता है, इस प्रकार की सिचुएशन में डाला जाता है, ठीक है, वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो एज ए IAS ऑफिसर, क्या है IAS ऑफिसर की जो पावर है वो सफिशियंट है या कम पावर कर दी जानी चाहिए, तो वहाँ पर इस प्रकार के जो कोट होते हैं आप यूज़ कर सकते हो कि जो मोर पावर होती है वो इंसान को भ्रष्ट कर देती है, ज़्यादा शक्तियाँ वो इंसान को भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए इंसान में पावर पर जो शक्तियाँ होती है उस पर चेक्स एंड बैलेंस जरूरी है, शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है। इस प्रकार की जो लाइन होती है वहाँ पर आप उपयोग में ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि बेसिक चीज़ें हमने देख ली कि शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने यही देखा कि शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है। सिंपल है, शक्तियों को बांटना, शक्तियों का पृथक्करण यानी कि शक्तियों को बांटना, शक्तियों को विभाजन करना, ये होता है शक्तियों का पृथक्करण। इतनी चीज़ समझ में आ गई। पर इससे रिलेटेड कुछ विचारक थे, उनके बारे में बात करी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? रोम से हुई थी। किसने करी थी इसकी शुरुआत? मोंटेस्क्यू ने करी थी। कौन सी बुक में करी थी? इनकी बुक का नाम क्या था? बुक का नाम बताओ जल्दी से। द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज इनकी बुक का नाम था। ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद में एक्टर ने क्या कहा था शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित, वो चीज़ देखा हमने। मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था, वो चीज़ हमने देखा। ये सारी चीज़ अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर में, इसमें किस प्रकार से शक्तियों को बांटा जाता है। शक्तियों का जो पृथक्करण होता है जिसे ट्राइस पॉलिटिका भी कहा जाता है। ट्राइस, जब आप यूपीएससी में मेंस में ऑप्शनल लेते हो, ये पॉलिटी वगैरह को ऑप्शनल में लेते हो या फिर एडवांस लेवल की बुक पढ़ोगे, तब आपको इस प्रकार के वर्ड देखने को मिलेंगे। क्योंकि लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं, वहाँ पर जो सिद्धांत मिलते हैं वो इस लैंग्वेज में मिलते हैं कि ट्राइस पॉलिटिका क्या होता है। तो क्या याद रखना, ये ट्राइस पॉलिटिका याद रखना है या सेपरेशन ऑफ पावर याद रखे? देखो, याद रहता है तो कर लो, क्योंकि अब ये वर्ड ही आपने यूज़ कर लिया ना मेंस में, तो जो आपकी आंसर राइटिंग के बाद में जो आंसर बनेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखो, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख रहे हो, इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। ये शब्द लिखते ही आपका डीप नॉलेज पता चल जाता है कि बंदे को नॉलेज पूरा है, बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ के आया हुआ है, तो वो दर्शाता है ये। अब न लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि वो नंबर कट जाएंगे, और ऐसा नहीं कि प्रीलिम में यही पूछा जाएगा ट्राइस पॉलिटिका क्या होता है। बट अगर याद है तो इसका फ़ायदा देखने को मिलता है कि आपका नॉलेज है वो बढ़ जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसमें बुरा ही नहीं है। तो ट्राइस पॉलिटिका, ट्राइस पॉलिटिका का मतलब क्या होता है? देखो, ट्राइस पॉलिटिका सिंपल सा मतलब होता है ये सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहा है, ये शक्तियों के विभाजन के बारे में बात कर रहा है, उनका ही एक शब्द है। जैसे इंग्लिश शब्द सेपरेशन ऑफ पावर, हिंदी में शक्तियों का पृथक्करण, वैसे लैटिन भाषा का शब्द है वो ट्राइस पॉलिटिका है। बस इतना सा बात है कि इनका सब नाम मतलब उपनाम है। जैसे अलग अलग नाम होते हैं ना, एक व्यक्ति के 3-4 नाम हो सकते, तो ये एक प्रकार का अलग नाम है। बस इतनी सी बात है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। यूनिक चीज़ इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं थी। तो अब किस प्रकार से इसी शक्तियों को डिवाइड किया गया भारत में? तो भारत में 3 अंगों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से अंग है? सबसे पहला आता है विधायिका। सबसे पहले क्या आता है? विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है? हमारा आता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। दूसरा क्या आता है? एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तीसरा क्या आता है? जुडिशरी। तीसरा क्या है? जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन 3 अंगों में बांटा जाता है।
शक्तियों को कितने अंगों में बांटा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है उसको कितने में डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंगों में इसे डिवाइड किया जाता है। इसका क्या काम है विधायिका का, यानी कि लेजिस्लेचर का क्या काम होता है। लेजिस्लेचर से आप समझो संसद, संसद क्या करती है, कानून बनाती है। कौन बनाती है, कानून बनाती है। संसद में कौन कौन होते हैं, विपक्ष के नेता भी होते हैं, सत्ता पक्ष के भी होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो ये सारे मिलकर संसद बनती है, विधायिका बनती है, जिसका काम क्या है, कानून को बनाना, ठीक है, कानून बनाना वगैरह सारे कामों को कौन करेगा, विधायिका करेगी। कार्यपालिका क्या करती है, उसमें कौन कौन होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, मिनिस्टर है, ये सब किस में आते हैं, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। और इनका काम क्या है, ये जो कानून बने हुए होते हैं इनको लागू करने का काम है वो कार्यपालिका का होता है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और इम्प्लीमेंट करे कौन करेगा, लागू कौन करेगा, वो कार्यपालिका करेगी। तो विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को लागू करेगी, और न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका अगर ये बना हुआ जो कानून है ना उस पर नियंत्रण रखेगी कि कानून अगर गलत है तो उसे वो नल एंड वॉइड कर सकती है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो ये है वो कानून की जांच करती है, कानून को देखती है कानून अच्छा बना है या नहीं बना है, साथ ही साथ में लोगों को न्याय प्रदान करती है। तो इस प्रकार से शक्तियों को बांटा गया है। विधायिका का अलग काम है, कार्यपालिका का अलग काम है, और न्यायपालिका का अलग काम है। न्यायपालिका न्याय से समझ में आ जाएगा कि न्याय देती है, कार्यपालिका कार्य को लागू करती है, इसलिए कार्यपालिका, और विधायिका मतलब विधायी बनाती है। विधायी मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव मतलब कानून वगैरह बनाने का काम है, वो विधायिका का है। इतनी सिंपल चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं शक्तियों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, इसकी नीड क्यों है। ये मेंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ये सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सारे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो क्यों नीड है, सिंपल चीज़ सोच के देखो कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। एक बार सोचो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस टॉपिक, आज के दिन में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करी है। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हमने क्यों बात करी है, क्योंकि ये एक लिखा हुआ था, एक थिंकर्स थे, उन्होंने ये बात करी थी कि सेपरेशन ऑफ पावर जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास में पावर होगी, एक व्यक्ति के पास में ताकत होगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा निरंकुश बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा, जिससे देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो अब आपको हम बात करें आवश्यकता क्यों है, तो आपको सिंपल चीज़ कनेक्ट कर रही है कि आवश्यकता इस वजह से है कि इसका मिसयूज न हो, देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों के पास में उनके अधिकार बने रहे, देश पूरा अच्छे तरह से चलता रहे, इसलिए शक्तियों के पृथक्करण का जरूरी है। तो हम बात करें आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता इस वजह से है। पहला पॉइंट क्या है, तानाशाही को रोकना। अगर शक्ति अलग अलग तरीके से डिवाइड होगी तो लोगों के पास में पावर लिमिटेड होगी, अगर वो पावर का मिसयूज करेगा तो दूसरी पावर आके उसको रोक लेगी, तो तानाशाही को रोकना। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब होता है प्रधानमंत्री वगैरह है, वो पावरफुल हो गई, वो अपना मिसयूज करना चाहेंगे इस पावर का, तो बीच में आएगी सुप्रीम कोर्ट, ऐसे आएगी टिशम, सुप्रीम कोर्ट आएगी, मोदी जी गलत कर रहे हो आप साहब, रुको, ऐसे मत करो सर। साथ में विपक्ष आ जाएगा, नहीं मोदी जी आप गलत कर रहे हो, तो मोदी जी अपना आप रुक जाएंगे। तो ये तानाशाही को रोकना हो गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, ये मैं मोदी जी वगैरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझाने के लिए दे रहा हूँ, इस पर वो दिल पे मत ले लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर है लोकतंत्र को बचाना। इससे लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये सारी चीज़ें रटने के लिए जरूरी है। क्या क्या रटना है इनको, देखो रटना तो क्या ही है, अगर आपने शक्तियों के पृथक्करण को समझ लिया तो इसे रटने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज हमने अभी तक जो पढ़ा है वही चीज़ वापस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि शक्तियों के पृथक्करण क्यों जरूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है और उसको यहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र को बचाता है। लोकतंत्र को किस प्रकार से बचाता है, अगर शक्तियाँ हैं वो अलग अलग अंगों के पास डिवाइड है, तो एक अंग है वो दूसरे अंग पे नियंत्रण रखेगा। जैसे पैरों पे अलग हमने शक्तियाँ दी हुई, हाथों पे अलग दी हुई है, सिर का काम अलग है। तो अगर पैर गलत करेंगे तो हाथ के ऐसे देखो भाई, पैर टकरा के गए हैं या लग गई पैरों को, तो हाथ से हम दबाने लग जाते हैं, पकड़ने लग जाते हैं। तो सेम हाथों को कुछ हो जाता है तो हम सब मुंह वगैरह से देखते हैं, आंखों से देखते नहीं यार हाथों को कोई दिक्कत वगैरह है नहीं, इलाज करवाते हैं इसका। तो एक दूसरे का हम ख्याल भी रखते हैं, एक दूसरे को नियंत्रण में भी रखते हैं। ये सारा जो काम है कैसे होगा, ये सेपरेशन ऑफ पावर का है। तो अगर हमारे सारे अंग है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट है, वो अगर कंट्रोल में रहेगी, एक दूसरे का अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना। उसी प्रकार से है, अगर शक्तियों को अलग अलग तरीके से बांटा गया होगा और जो भी सरकार के अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपना अपना अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा लोकतंत्र भी
अच्छे से बने रहेगा। तो लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में इससे जो हमारी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता भी तय होती है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका क्या होगी? पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट यानी कि मानवाधिकार। मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भी सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो क्या होगा? डिक्टेटरशिप नहीं आएगी। डिक्टेटरशिप नहीं आएगी तो मानवाधिकारों की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आ जाओ पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? इससे नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। किस प्रकार से नियंत्रण? चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। एक शक्ति है वो एक अपनी शक्ति का मिसयूज नहीं करती है, एक शक्ति दूसरे शक्ति पर नियंत्रण रखने का काम करती है। इससे मिसयूज नहीं होता है और इससे विशेषज्ञता आती है, देश अच्छे से परफॉर्म करता है और आगे बढ़ता है। इसलिए हमें शक्तियों के पृथक्करण का बहुत जरूरी है। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी? हम पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे हैं, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका मतलब समझा कि क्या होता है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग। उसके बाद में इसके उद्गम के बारे में पढ़ा, कहाँ से हुआ है? यूनान रोम से। किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने। कौन सी अपनी बुक में? द स्पिरिट ऑफ लॉज में इसके बारे में बताया। फिर मोंटेस्क्यू के विचार जाने हमने, मोंटेस्क्यू के विचार जाने और उसके बाद में एक्टन के विचार जाने। मोंटेस्क्यू ने कहा था सभी व्यक्ति के पास में एक पावर नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति के पास में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। और एक्टन ने क्या कहा था? एक्टन ने कहा था कि पावर व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। ये हमने देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने देखा कि इसकी क्यों जरूरत है। ठीक है, वो देखा। शक्तियों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है वो देखा। तो जरूरत क्यों है? क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, मानवाधिकारों के लिए जरूरी है और सरकार आपस में अच्छे से काम करे उसके लिए जरूरी है, तानाशाही को रोकने में हेल्प करती है, इस वजह से ये जरूरी है। तो अब तक हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। कीप मूविंग। अब ये जो शक्तियों का पृथक्करण है ना, उसको हम भारत के संदर्भ में देखें तो क्या हमारे संविधान में, ये क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि क्या भारत के संविधान में, ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही बनेंगे प्रीलिम में, ऐसे बन जाते क्या इसका संविधान में वर्णन है या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बनने की भी संभावना है। तो क्या हमारे संविधान में कहीं पे भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो आर्टिकल है वो शक्तियों की पृथक्करण से संबंधित है? क्या ऐसा कहीं पे भी लिखा है हमारे संविधान में? सोचो जरा, कहीं पे भी लिखा है? आपने अगर संविधान नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ा है तो सोचो। तो ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं पे भी नहीं लिखा कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। हमारा जो देश का संविधान है उसमें कहीं पे भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है। तो सर एक तरफ आप ये बता रहे हो कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है, लेजिस्लेचर अपना काम करती है, इन तीनों के बीच में पावर को बांटा गया है। तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि हमारे संविधान में तो लिखा ही नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। तो क्या हमारे देश में शक्तियों का पृथक्करण है वो है? क्या बताओ भाई। एक तरफ आप बात करते हो कि देश में लिखा ही नहीं, संविधान में नहीं लिखा है, और दूसरी तरफ ही आप कह रहे हो कि ये हमारे देश में लागू है। तो ये अपने आप में आप तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, अपनी बातों को काट रहे हो। तो ऐसा क्या सही है? जी हाँ, हमारे संविधान में कहीं पे भी ये वर्ड है वो नहीं लिखा हुआ है, बट संविधान में तो कई सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई है, फिर भी वो चीज़ें चलती है। तो वो कैसे चलती हैं अब उसको समझते हैं। तो देखो, संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है वो कहीं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, बट इसे हम कैसे समझते हैं? इसे समझते हैं कुछ आर्टिकल की मदद से, कुछ जो हमारे संविधान के अनुच्छेद है उनकी मदद से हम समझते हैं। जैसे कि अनुच्छेद, कौन सा ये अनुच्छेद? 53, आर्टिकल 53 क्या कहता है? ये आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होगी, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होगी वो किस में होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये आर्टिकल किस प्रकार से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित है या उसको दर्शाता है?
ये इस प्रकार से दर्शाता है कि हमने पावर को डिवाइड किया हुआ है, हमने पावर को बांटा हुआ है कि भाई कार्यपालिका का जो काम है वो राष्ट्रपति जी देखेंगे और राष्ट्रपति में इनकी शक्तियाँ निहित होगी और ये किसके साथ मिलकर काम करेंगे, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेंगे। तो आर्टिकल 53 यही कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 53 है वो एक एग्जाम्पल बन जाता है शक्तियों के पृथक्करण का। तो अगर प्रीलिम में पूछ ले या कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा है वो सेपरेशन ऑफ पावर को बताता है, तो सबसे पहले आप आर्टिकल 53 को याद रखना। दूसरा आर्टिकल कौन सा है, दूसरा अनुच्छेद कौन सा है, दूसरा अनुच्छेद है वो 7475 यानी कि 74 और 75। आर्टिकल 74 और 75 क्या कहते हैं, आर्टिकल 74 और 75 कहते हैं राष्ट्रपति जी है वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। आर्टिकल 53 में हमने कहा था कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके पास में, वो राष्ट्रपति के पास में। कार्यपालिका की शक्ति किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में है। ये किस में बात करी थी हमने, ये आर्टिकल 53 में बात करी थी। तो आर्टिकल 74 और 75, अनुच्छेद 74 और 75, देखो कंफ्यूज मत होना, हमारे संविधान को विभाजित करने के लिए उसमें अलग अलग अनुच्छेद दिए हुए हैं। अनुच्छेद 53 में हमने देखा था कि शक्तियों को किस प्रकार से विभाजित किए। हम क्या पढ़ रहे हैं, शक्तियों के विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो क्या देख रहे हैं कि भारत में शक्तियों का विभाजन है या नहीं है। तो हमने देखा जब संविधान को खोल के देखा तो संविधान में तो कहीं इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था। अब संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है तो हम पता लगाने के लिए कहाँ जाए, तो हमने कुछ जो अनुच्छेद थे उनको डिटेल में देखा। जब उन अनुच्छेदों को डिटेल में देखा तब हमें पता चला नहीं हमारे देश में तो सेपरेशन ऑफ पावर है। वो कैसे पता चला, उसके लिए हमने आर्टिकल 53 आर्टिकल 53 को देखा जिसमें लिखा है कि कार्यपालिका की शक्तियां तो राष्ट्रपति में है, यानी कि उनका काम है वो एग्जीक्यूटिव का काम है वो क्या है, कानूनों को लागू करना, वो अलग प्रकार से उनको शक्तियां दी गई है। तो ये एग्जाम्पल मिला। उसके बाद में आर्टिकल में 74 और 75 मिले, 74 और 75, उसमें लिखा था कि ये राष्ट्रपति जी जो होते हैं ना वो किसकी हेल्प से काम करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जी है वो स्वयं अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं, उनको सलाह कौन देते हैं, प्रधानमंत्री। और जो मंत्री परिषद होते हैं इनकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं। वास्तविक रूप से राष्ट्रपति के पास में कोई ताकत नहीं होती है, बहुत कम ताकत होती है। ये ओनली नाम मात्र के हेड है, राष्ट्रपति जी मात्र नाम मात्र के हेड है, वो वास्तविक हेड नहीं है। वास्तविक हेड कौन है, वास्तविक हेड है वो प्रधानमंत्री जी है और उनके नेतृत्व वाले मंत्री परिषद है। तो रियल हेड कौन है, रियल हेड है वो प्रधानमंत्री है और वास्तविक हेड नाम मात्र कौन हेड है, वो राष्ट्रपति जी है। तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अनुच्छेद कौन कौन से, 53, 74, 75 इनके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट है 154 154 जैसे कि 53 बात करता है राष्ट्रपति जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होगी, देश के जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होगी वो किसके पास होगी, वो राष्ट्रपति के पास होगी। तो ऐसे राज्य है उसकी भी कार्यपालिका होगी, उसकी शक्तियाँ किसके पास होगी, तो राज्यपाल के पास में। कन्फ्यूज मत हो, फिर से देखो हम बात कर रहे हैं क्या भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है, वो एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। हमने देखा आर्टिकल 53 जिसमें लिखा था राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका की शक्तियाँ होगी, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति किसके पास में होगी, तो वो राष्ट्रपति के पास में होगी। ये आर्टिकल 53 में लिखा था। फिर आर्टिकल 74 और 75 देखिए, इसमें क्या कहा था, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। ये 73-74 में लिखा, 74-75 में लिखा हुआ है। फिर है 154 में राज्यपाल के बारे में, 154 में किसके बारे में, राज्यपाल में, कि राज्यपाल है वो जो राज्य की शक्तियाँ हैं, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो किसके पास में, राज्यपाल के पास में। राज्य में जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है जैसे देश की किसके पास में होती है, देश की राष्ट्रपति के पास में होती है, ऐसी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के पास में होती है। तो राज्यपाल भी नाम मात्र का है, उसके पास में कुछ पावर होती है बट रियल में वो नाम मात्र का ही है, लेकिन हेड कौन होता है, वो राज्यपाल ही होता है। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन, राज्यपाल है। उधर देश में बात करें तो राष्ट्रपति है। तो वो बात करी गई इसमें। तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर को बताता है। उसके साथ में न्यायपालिका के संबंधित भी कुछ आर्टिकल हैं, वो बताते हैं कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे कि आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जो आर्टिकल है
वो न्यायपालिका के बारे में बात करता है। न्यायपालिका को कैसी होगी, कैसे काम करेंगे, जज की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो न्यायपालिका है, ये भी सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से काम करती है। फिर विधायिका, लेजिस्लेचर, वो अपना काम करती है, तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जाम्पल है। तो अगर कोई पूछे कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, वो लागू होता है, तो आपको कहना है जी हाँ, भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। एग्जाम्पल से बताना है कि 53 में, आर्टिकल 53 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका की शक्ति होगी, तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर है। विधायिका को अलग काम दिया गया है, तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशरी का अलग काम है, तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर है। तो अलग से हम देखते हैं तो पता चलता है हमारे देश में जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है, वो लागू होता है। बट इसे संविधान में कहीं से स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान में लिखा हुआ तो नहीं है, बट ये जो पावर है वो हमारे देश में लागू होता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आगे हम बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या पढ़े हैं हमने? शक्तियों के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पृथक्करण में पहले हमने इसके बारे में मतलब समझा, उसके बाद में इसका उद्गम कहाँ हुआ वो समझा, ठीक है। कौन सी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ वो समझा, आवश्यकता कहाँ है वो समझा हमने, भारत में इसकी क्या स्थिति है वो समझा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे भारत में पूरी तरह से शक्तियों का विभाजन क्यों नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है शक्तियों का, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, दूसरा पेज ही ले लेता हूँ। शक्तियों का पूर्ण विभाजन, पूर्ण विभाजन, कंप्लीट सेपरेशन, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन या पूर्ण विभाजन क्या होता है? जैसे कि हमारी बॉडी से समझते हैं, पैरों का काम ओनली चलना है तो पैर ओनली चलेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। ये ना तो खाना खाने का काम करेंगे, ना ये लिखने का काम करेंगे। पैरों का काम ओनली चलना है, ये किसी भी और काम में हेल्प नहीं करेंगे। ना तो हाथों के काम में पड़ेंगे, ना माथे के काम में पड़ेंगे, ना आंखों के काम में पड़ेंगे। ये अपना काम करेंगे, ओनली चलना, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा, आंखों का काम है ओनली देखना, तो आंखें ओनली देखेंगी, इसके अलावा ना तो ये सुनेगी, ना बोलेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो ये आंखों का काम हो गया। सेम नाक का काम, सेम होठों का काम, सेम हाथों का काम। यानी कि जिसको जो काम दिया गया है वो अपना काम वही करेगा। जो जिसको काम दे दिया गया है वही अपना काम करेगा। वो दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाएगा, दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर से समझो, पूर्ण शक्तियों का विभाजन क्या होता है? पूर्ण शक्तियों का विभाजन क्या होता है? पूर्ण शक्तियों का विभाजन क्या होता है? तो जिसको जो काम दिया जाता है वो अपना काम करेगा, दूसरे की जो काम होता है, दूसरे का जो मैटर होता है उसमें वो टांग नहीं अड़ाता है, उसमें वो पचड़े में नहीं पड़ता है। तो ये कहा जाता है पूर्ण शक्तियों का विभाजन। समझ गए आप? पूर्ण मतलब कंप्लीटली, जो आपको काम बोला गया है आप वही काम करो, दूसरे में जाके माथापच्ची मत करो, वो आपका मैटर नहीं है। तो ये पूरी तरह से शक्तियां है वो विभाजित कर दी गई, एकदम अलग अलग कर दी गई है। तो क्या भारत में पूरी तरह से शक्तियां विभाजित है? क्या न्यायपालिका जो है वो कानून बनाने का काम नहीं करती है? क्या विधायिका है वो कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करती है? क्या कार्यपालिका है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करती है? ऐसा भारत में पूरी तरह से देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर है नहीं। भारत में पूरी तरह से शक्तियों का विभाजन है वो नहीं है। भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन है वो नहीं है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। कैसे कैसे आप कह सकते हो कि भारत है उसमें भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो? तो सबसे पहले हमने देखा था, एक होती है हमारी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, एक होती है हमारी विधायिका लेजिस्लेचर, एक होती है हमारी न्यायपालिका जुडिशरी। तीन अंग है हमारा। इसका काम क्या है? न्याय देना। इसका काम क्या करना? कानून बनाना। कानून बनाना इसका काम क्या है? कानून को लागू करना। ये तीनों के अलग अलग काम दे दिए हमने, ठीक है। अगर पूर्ण शक्तियों का विभाजन होगा तो ये तीनों अलग अलग काम करेंगे, ना ये इसमें हस्तक्षेप करेगा, ना ये किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगर पूर्ण शक्तियों का विभाजन होगा तो। बट भारत में क्या होता है?
भारत में आपने देखा होगा न्यायपालिका है वो कार्यपालिका में हस्तक्षेप करती है। कैसे? गाइडलाइन जारी करके। कई बार आपने सुना होगा कि न्यायपालिका के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है। गाइडलाइन मतलब क्या होता है? तो न्यायपालिका होते हैं इस प्रकार के कुछ नियम बता देती है कि भाई इस प्रकार से आप परफॉर्म करोगे। जैसे कि ये रेप वगैरह संबंधित जो गाइडलाइन है वो न्यायपालिका के द्वारा दी गई है। तो न्यायपालिका कई बार आपने देखा होगा कि वो कार्यपालिका के काम करते हैं। जैसे कि कानून बनाने का काम किसका होता है? तो कानून बनाने का जो काम होता है वो विधायिका का होता है, लेजिस्लेचर का होता है। ठीक है, उनको लागू करने का काम किसका होता है? तो वो कार्यपालिका का होता है। बनाने का काम किसका है? विधायिका का है। लागू करने का काम किसका है? वो कार्यपालिका का है। बट अब न्यायपालिका क्या कर रही है? गाइडलाइन जारी करके या कोई नियम मसौदे वगैरह जारी करके क्या कर रही है? अपनी पावर को आउटरीच कर रही है। अपनी जो ये पावर थी उससे बाहर जाने का काम कर रही है। इनका दायरा यही था बट वो क्या कर रही है? इससे बाहर जाने का काम कर रही है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि भाई ये काम तो इनका था कानून बनाने का, बट कानून बनाने का काम अगर न्यायपालिका होगी तो ये अपने पावर को बढ़ा रही है, ये अपने शक्तियों का बढ़ा रही है। तो ये तो भारत में जो पूर्ण शक्तियों का विभाजन है उसके खिलाफ हो गया। भारत में तो पूर्ण शक्तियों का विभाजन तो है ही नहीं, क्योंकि न्यायपालिका का काम था न्याय देना, बट ये तो इसके बाहर जाके काम कर रही है। जुडिशियल रिव्यू का नाम आपने सुना होगा, न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा में क्या होता है? कोई भी विधायिका है वो कानून बनाएगी तो न्यायालय क्या करेगा? देखेगा, उसकी जाके समीक्षा करेगा, उसको रिव्यू करेगा। जैसे कोई भी मूवी बनती है, मूवी बनने के बाद में जो बोर्ड होते हैं ना, अलग अलग बोर्ड होते हैं, जैसे कि CBSE ये क्या अपना बोर्ड होता है जो मूवी को रिव्यू वगैरह करता है, तो उसका काम क्या करता है? मूवी को रिव्यू करना। तो वैसे ही विधायिका कोई जो कानून बनाती है तो अपनी जो न्यायपालिका होती है वो जाके उसको देखती है कि ये कानून सही है, क्या ये वास्तविक रूप से बना है, क्या ये इलीगल नहीं है, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है। वो सारी चीज़ें कौन देखता है? वो न्यायपालिका देखती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ये जाके हस्तक्षेप करती है किसमें? विधायिका के कामों में। एक तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा हस्तक्षेप करती है, गाइडलाइन और मसौदे जारी करके ये हस्तक्षेप करती है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका है अपने पावर से बाहर जाके काम करती है और ये पूर्ण शक्तियों का विभाजन है उसके खिलाफ जाता है। दूसरा आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका किस प्रकार से अपनी शक्तियों के बाहर जाके काम करती है? तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी के पास में और राज्यपाल के पास में सजा को माफ करने का अधिकार है। इनके पास में विशेषाधिकार है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं वो किसी व्यक्ति की सजा माफ कर सकते हैं। अब अगर राष्ट्रपति जी और राज्यपाल हैं वो सजा को माफ करते हैं तो अब सजा देना, सजा माफ करना ये काम किसका है? ये न्यायपालिका का काम है। सजा देना, सजा को माफ करना, किस प्रकार से सजा देनी है, ये सारे काम किसके हैं? न्यायपालिका का। तो अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सजा माफ कर रहा है, किसी व्यक्ति की सजा को कम कर रहा है, तो ये तो न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप हो गया। तो इसका मतलब है कि कार्यपालिका अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रही है, मतलब ये भी पूर्ण जो शक्तियों का विभाजन है उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाता है। तो हम कह रहे थे भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन है या नहीं है? तो पहले हमने कहा था नहीं है। क्यों नहीं है? न्यायपालिका अपने दायरे में जैसे बाहर जाके काम कर रही है, कार्यपालिका भी अपने दायरे से बाहर जाके काम कर रही है, विधायिका भी कई बार आपने देखा होगा ये न्याय अपने जो एरिया होता है उसे बाहर जाके काम करती है। किस प्रकार से अपने एरिया से बाहर जाके काम करती है? ये न्यायपालिका होती है, इसके में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति में भूमिका निभाती है। अलग अलग प्रकार से ये न्यायपालिका के जो भी हिस्सेदारी होती है, जो भी काम होता है उसमें भूमिका निभाकर अपने दायरे से बाहर जाती है। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, ये इसके अपवाद के रूप में काम करता है। तो अब हम बात करें थे क्या भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन है? पूर्ण शक्तियों का विभाजन है तो यहाँ पे उत्तर आएगा नहीं, भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन नहीं है। फिर लिखोगे क्यों, कैसे पता चला कि भारत में शक्तियों का पूर्ण विभाजन नहीं है? तो हम उत्तर लिखेंगे शक्तियों, पहले शक्तियों के विभाजन के बारे में लिखेंगे। अगर मेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भारत में शक्तियों का पूर्ण विभाजन है, तो नहीं है। उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रो में लिखेंगे क्या? शक्तियों के विभाजन के बारे में। शक्तियों का विभाजन क्या होता है? शक्तियों का विभाजन का मतलब है कि हमारी सरकार के 3 अंग हैं और जो शक्तियाँ होती है वो 3 अंगों में बांटी दी जाती है, और कोई भी अंग है वो दूसरे अंग में हस्तक्षेप नहीं करता है,
वो अपने अपना काम करता है, इससे जांच और संतुलन बना रहता है, चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है और हमारा जो लोकतंत्र अच्छे से काम करता है। ये शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, फिर लिखोगे क्यों जरूरी है, वो भी देखा। फिर हम लिखेंगे भारत में पूर्ण शक्तियों के विभाजन के बारे में लिखेंगे। पूर्ण शक्तियों के विभाजन का मतलब होता है कि जो पावर जिसको दी गई है वो वही काम करेगा, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे पूर्ण शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये अमेरिका में देखने को मिलता है। अमेरिका में न्यायपालिका विधायिका काम में हस्तक्षेप नहीं करती, विधायिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती, कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। वो तीनों अपना अपना काम करते हैं, तो वहां पर पूर्ण शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। आगे हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट भारत में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन नहीं है। फिर बात करेंगे कि भारत में कैसे पता चलता है कि पूर्ण शक्तियों का विभाजन नहीं है, तो हम आप लिख सकते हैं न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा, या फिर गाइडलाइन जारी करके जो विधायिका और एग्जीक्यूटिव के काम है, कार्यपालिका काम है, उसमें हस्तक्षेप करती है। तो ये एग्जाम्पल इसका है कि भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन नहीं है। उसके बाद में कार्यपालिका का उदाहरण देना है, उसके बाद में विधायिका का उदाहरण देना है। तो तीनों एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। इसका मतलब भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन है वो नहीं देखने को मिलता है। इतनी चीज समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या चीज देख रहे हैं हम? हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है, उन्होंने समय समय पर कुछ फैसले भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कुछ फैसले भी दिए थे। वो भी दर्शाता है कि भारत में पूर्ण शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। तो क्या ये सारे याद रखने हैं? देखो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में ये डायरेक्ट काम आ सकते हैं लिखने के लिए। हम लिख रहे हैं कहीं पे भी ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन क्यों नहीं है, क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसमें ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो फैसले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। मेंस में आप कहीं पे भी कुछ लिख रहे हो, अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का उपयोग कर सकते हो तो उसका उपयोग जरूर करो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको इतना जरूर लिख लो, बेसिक लिख, ज़्यादा आपको याद नहीं होता तो इतना जरूर लिख दो। जैसे हमने क्या लिखना है, पृथक्करण के बारे में लिखना है, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में। तो वहाँ अगर यूज हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने केशवानंद भारती केस में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने केशवानंद भारती केस में कहा था, इस प्रकार से आप है ना कोट कर सकते हो इसको कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। या कोई दूसरा पे है तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में ये कहा था, गोलकनाथ केस में ये कहा था, या सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ये कहा था। तो इस प्रकार से अगर आप सुप्रीम कोर्ट की केस जो है, जो वर्डिक्ट है, उसका यूज मेंस में करते हो तो आपका आंसर है ना 10 गुना उसकी चमक बढ़ जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है उसको कोर्ट को ऐड किया करो, जो कोर्ट होती दिल्ली की उसको ये मतलब ऐड किया करो आंसर में। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो ऐड किया करो। इससे आपके जो उत्तर होता है उसकी वैधता है, जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है। जो चेक कर रहा है ना एग्जाम में उसको भी लगता है कि बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपके जो उत्तर लिखते हो उसकी वैधता बढ़ जाती है, उसके सामने उसका जो इमेज है वो अच्छी हो जाती है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो केस होते हैं उसका वहाँ पे जरूर यूज़ किया करो। अगर वहाँ पे जो जैसे प्राइवेसी के बारे में अगर लिख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे वर्डिक्ट यूज़ करो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में ये कहा था। बस इतना लिख दोगे तो बहुत है। तो एक बार बैठो, ठीक है, एक पेज बनाओ पूरा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट, ठीक है, उस जजमेंट में क्या कहा गया था और जजमेंट कब दिया गया था, इतनी चीज़ें लिख दो। आप नहीं लिख सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा और ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जरूर आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके मेंस में जो स्कोर है उसे बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करो। मेंस में आप पूरा नॉलेज लेके सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। देखो उत्तर है ना सारे लिखने वाले हैं और जो प्रीलिम पास करके जाएगा उनको सबको नॉलेज है। तो आपको करना क्या है, देखो एक चीज़ फिर से समझो, जो प्री पास करेगा नॉलेज आपको भी है उसको भी है। तो अब मेंस में स्कोर करना है तो कैसे करें, इसके लिए क्या करना है, एक तो 3 घंटे का टाइम है, आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो आप है ना बेस्ट तो ढूंढने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं। आप सोच रहे हो कि हर क्वेश्चन में माइंड मैप बनाए, हर क्वेश्चन में मैप बनाए, हर क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिक रखो भाई, आपको है ना पूरी तरह से
एकदम बहुत सचिन तेंदुलकर भी नहीं बन जाना है कि भाई क्रिकेट के भगवान ही गॉड ही बन जाए, और क्रिकेट में खराब भी एकदम जीरो स्तर का जो गली क्रिकेट वाला हो वैसे भी नहीं बनना। आपको मीडियम क्रिकेटर बन के भी पास हो सकते हो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको है ना पूरे 20 से 20 क्वेश्चन वो भी टॉप नॉच क्वालिटी के लिखने होंगे, और इतना टाइम मिलेगा नहीं, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और इतना टाइम आपके पास में होगा भी नहीं एग्जाम में। तो आप क्या कर सकते हो, मीडियम लेवल का आंसर लिख सकते हो। उसके लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका जरूर यूज़ करो, साथ ही साथ में कोई कोर्ट है उसका जरूर यूज़ करो, कोई स्कीम वगैरह गवर्नमेंट ने चला रखी है उसका जरूर यूज़ करो, कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसे आपको कोई एग्जाम्पल मिल जाता है प्रैक्टिकल, उसका जरूर यूज़ करो। तो उससे है ना आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये सारी चीज़ें करो, फिर कोशिश करो कि पॉइंट वाइज लिखो। पहले ये पॉइंट लिखा, उसके अंतर्गत ये पॉइंट लिखा, तो ऐसे मतलब मैप का ज़्यादा यूज़ किया जाए। जो पॉइंट होता है, माइंड मैप होता है, फ्लो चार्ट होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। फॉर्मूला बेस आंसर लिखो। फॉर्मूला बेस कैसे, जैसे कि भारत में न्यायपालिका वो प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट को, तो ऐसे फॉर्मूला बना के भी आंसर लिख सकते हो। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, ये जो कोट होते हैं वो टाइम टाइम पर इसका भी उपयोग कर सकते हो, इससे आपका आंसर है वो बेस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, मेंस में जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तब इन चीज़ों का आप जरूर है वो ध्यान कर रखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण फैसले जो संबंधित हो सेपरेशन ऑफ पावर से। तो कौन कौन से फैसले हैं, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण फैसला है वो है केशवानंद भारती केस। एक दिन बैठ के मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अभी आप समझ लो केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, 1973 में आया था। इस केस में क्या कहा था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया था, यानी कि ये मूल अवधारणा है। हमने कल देखा भी था मूल अवधारणा क्या होती है, फिर से बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था केशवानंद भारती केस। मर क्यों नहीं जाते, कितना फास्ट ला रहे हैं। केशवानंद भारती केस ये कब आया था, ये आया था 1973 में, 1973 में आया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मूल अवधारणा है। शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मूल अवधारणा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर होने से क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर है कि यानी कि इसे जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता है। तो ये एक मूल अवधारणा है। तो अब अगर प्रीलिम या मेंस में या कोई क्वेश्चन आपको पूछे क्या शक्तियों का पृथक्करण है, उसके बारे में संविधान में वर्णन है, तो उसके बारे में संविधान में वर्णन नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा मूल अवधारणा है, हमारा जो मूल होता है ना, बेस होता है वो है। तो इसको है वो शक्तियों के जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती केस के अंतर्गत। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पॉइंट है कि शक्तियों के पृथक्करण क्या मूल अवधारणा है। जी हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, 1973 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। चीज़ याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा एक और केस आता है। दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस है इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस। कौन सा है, इंदिरा गांधी कौन सी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, वर्सेज राजनारायण। ये केस भी काफ़ी फेमस केस है। ये चला था 1975 में, इमरजेंसी से पहले, जहाँ इंदिरा गांधी की जो सदस्यता थी उनको रद्द कर दिया था, उसके बाद में ये केस चला था। तो इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कार्यपालिका है और विधायिका है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ख़त्म नहीं कर सकते। न्यायपालिका का जो काम है वो है न्याय प्रदान करना। तो जो विधायिका है, उस टाइम में क्या हो रहा था, इंदिरा जी थी जो पीएम थी, उनके बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसन चला रहता था। कभी सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ बोलता था, तो कभी ये जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते थे। एक दूसरे के खिलाफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट को पावर है उसको कम करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये उस टाइम में तनाव चल रहा था। तो इसी दौरान इंदिरा गांधी जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारी न्यायपालिका है इसकी स्वतंत्रता को भंग नहीं किया जा सकता है, इसके अंडर में जो पावर दी गई है उसे विधायिका है वो चेंज नहीं कर सकते हैं।
ये भी हमारा है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये आया था इंदिरा गांधी मामले में। उसके बाद में तीसरा है मिनर्वा मिल मामला। तीसरा कौन सा है? मिनर्वा मिल मामला। तीसरा है मिनर्वा मिल्स मामला। अभी मिनर्वा मिल मामला कब आया था? ये आया था 1980 में। इस मामले में क्या कहा गया था? तो ये जो मिनर्वा मिल मामला है, मिनर्वा मिल्स केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 368 के तहत, 368 क्या है? संविधान संशोधन करने का। ये जो 368 है, आर्टिकल 368, इसमें संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अमेंडमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हमारे संविधान को संशोधित किया जा सकता है। उसमें सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जो साधारण बहुमत होता है वो क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी समझो कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद है 368, इसमें संविधान के संशोधन के बारे में लिखा गया है। तो ये जो मिनर्वा मिल्स केस आया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद है वो 368 के तहत संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। इसका मतलब है ये किसी भी चीज़ को संशोधित नहीं कर सकती है, और वो किसी भी चीज़ क्या है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन तय करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। फिर से एक बार समझते हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारा जो संविधान है उसमें इसके बारे में नहीं लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण के बारे में नहीं लिखा है, फिर भी कुछ आर्टिकल हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे देश में ये जो प्रावधान है वो लागू होता है। ये किसके पता चलता है? ये कुछ अनुच्छेद है, कुछ आर्टिकल है, उनसे पता चलता है। जैसे कि कार्यपालिका से संबंधित है, विधायिका से संबंधित कुछ आर्टिकल है, और न्यायपालिका से संबंधित है। तीनों अपना अपना अलग से काम करते हैं, इससे रिलेटेड है। फिर हमने बात करी थी कि भारत में पूर्ण शक्तियों का विभाजन वो तो देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप करते रहते हैं, ये बात भी हमने करी थी। फिर हम बात करी थी सुप्रीम कोर्ट के इससे संबंधित क्या जो जजमेंट आए हैं, क्या निर्णय है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें सबसे पहले आता है केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इस केस में कहा था कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूल अवधारणा का पार्ट है। यानी कि जो हमारे देश की विधायिका है, जो संसद है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकती। 368 के तहत भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा केस कौन सा था? वो था इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण मामला, जो कि 1975 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायालय की स्वतंत्रता को भंग नहीं किया जा सकता है। न्यायालय अपना काम करेगा, विधायिका अपना काम करेगा, इसकी स्वतंत्रता को भंग नहीं किया जा सकता। उसके बाद तीसरा कौन सा आया था? मिनर्वा मिल मामला आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? ये 1980 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संशोधित कुछ भी कर सकते हो, बट आप है बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकते हो। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। भाई बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन बताएगा? कौन सी चीज़ है वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है? तो वो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है शक्तियों के पृथक्करण के बारे में, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था ये होता क्या है। पृथक्करण का मतलब होता है विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी विभाजन के बारे में बात करी। उसके बाद में हमने इसके उद्गम यानी उदय कहाँ से हुआ था? यूनान, रोम वगैरह वहाँ से हुआ था। किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। कौन सी बुक में किया था? स्पिरिट ऑफ लॉज में इसका वर्णन किया था। ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद में हमने क्या देखा? स्पिरिट ऑफ लॉज में इसके बारे में बात करी थी। फिर एक्टन एक थिंकर थे, इनके बारे में बात करी थी हमने। फिर मॉन्टेस्क्यू ये भी थिंकर है, इसके विचार भी क्या थी वो हमने देखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर सेपरेशन ऑफ पावर कैसे काम करता है, इसके क्या एग्जाम्पल है, क्या पूर्ण सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, अमेरिका में क्या सिस्टम है, ये थोड़ी बातें हमने डिस्कस करी थी। और फाइनली किया था भारत में पूर्ण जो है सेपरेशन ऑफ पावर क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, ये सारी चीज़ें उसके बाद में हमने डिस्कस करी। तो ये चैप्टर यहाँ पे होता है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का एंड नहीं हुआ है, कुछ और पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम आगे बात करेंगे कि अन्य देशों से तुलना करेंगे कि अन्य देशों में इसके बारे में क्या बात करेगी, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो वो जो है हम कल देखेंगे। तो आज हमारा ये आप लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ना, बार बार रिवाइज करना, सिंपल से पॉइंट है, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ भी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। बेसिक के टर्म्स है, अगर अच्छे से समझोगे तो इसे आप समझ सकते हो।
ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखो और मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ में।